हेलो दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे मेज की है जो कि अपने समय का सबसे ताकतवर मेज होता है। पर एक दिन वो इंसानियत को बचाने के लिए डीमन किंग की आर्मी से भिड़ जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हमारी कहानी तो यहाँ शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारी लाशों और खून के बीच में बैठा होता है, और उसकी पीठ में एक काली कलर की तलवार घुसी होती है, जो कि उसके शरीर के आर पार होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां पड़े लोगों से कहता है, अगर यहां पर कोई जिंदा है तो प्लीज मुझे जवाब दो, और अगर तुम बोल नहीं सकते हो तो कोई भी आवाज कर दो, मैं तुम्हारी आवाज सुन लूंगा। पर कोई भी आवाज नहीं आती है। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि डीमन किंग होता है, जिसने सारे इंसानों पर हमला किया था। और इस हमले से इंसानों को बचाने के लिए व्हाइट टावर ने उनसे लड़ाई की, जिस लड़ाई में व्हाइट टावर वाले लोगों ने इंसानों को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। फिर हमें उनकी लड़ाई की एक झलक भी दिखाई जाती है, जहां पर डीमंस और दूसरी तरफ व्हाइट टावर के मेजेस एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर हम न होते तो इंसानों को कोई नहीं बचा पाता। और हमें डीमन किंग का कटा हुआ सर दिखाया जाता है, जो कि जमीन पर पड़ा होता है। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही बढ़ रही होती है। और वो कहती है, 28 अप्रैल 3:12 पर मैं हाई प्रीस्ट यानी हमारी मेन कैरेक्टर की मौत को कंफर्म करती हूं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एडना। और फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की क्योंकि इस दुनिया की आखिरी ड्रैगन है, और ये इस दुनिया में हुई सभी बड़ी चीज़ों को अपनी किताब में लिखती है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन हिस्ट्री के बारे में जान सके। फिर एडना हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, तो तुम पहले कौन सी सुनना चाहोगे? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चलो पहले बुरी खबर सुनाओ। फिर एडना बताती है कि डीमंस की आर्मी तुम्हारे व्हाइट टावर में घुस चुकी है, जिससे कई सारे मेजेस मारे गए और तुम्हारा टावर भी थोड़ा टूट गया है। और तो और जो भी तुम्हारे रिसर्च पेपर्स और किताबें थीं, वो तो अब तक जलकर खाक हो चुके हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर निराश हो जाता है और पूछता है, तो अच्छी खबर क्या है? फिर एडना बताती है कि अच्छी खबर यह है कि समय रहते इंपीरियल फोर्सेस वहां आ गई, जिससे कई मेजर्स बच गए, जिसमें तुम्हारे डिसाइपल भी शामिल हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये तो अच्छा हुआ। फिर एडना हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारे फैसले पर अफसोस है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी लोग मेरे साथ लड़े थे, उन सभी को मैंने ही बुलाया था, तो अब मैं उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता कि मुझे अफसोस है कि हमने इंसानियत के लिए लड़ाई की। फिर एडना हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, और तो कुछ नहीं, बस तुम मेरे डिसाइपल्स का ध्यान रखना, क्योंकि वो अभी भी छोटे हैं। और एडना कहती है, ठीक है, मैं समय समय पर उनका ध्यान रखूंगी। और ऐसा कहते हुए एडना अपना सिर झुका लेती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एक ड्रैगन मेरे जैसे आदमी के सामने अपना सिर झुका रहा है? और एडना कहती है, हाँ, क्योंकि तुम इसके काबिल हो। और फिर वो आगे कहती है कि मैं और पूरी दुनिया कभी भी तुम्हारे बलिदान को नहीं भूलेंगे, जो कि तुमने और तुम्हारे व्हाइट टावर ने इंसानियत को बचाने के लिए किया है। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनाई देती हैं, जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि ये बात बिल्कुल झूठ है कि मुझे अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, क्योंकि मैं एक अच्छा मेज तो था, पर कभी एक अच्छा लीडर नहीं बन पाया। पर अगर मुझे एक बार और मौका मिला तो मैं खुद के लिए जिंदगी जीना चाहूंगा, फिर चाहे लोग मुझे विलन ही क्यों ना समझें। मैं भी एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं। और बस इतना सब कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर एडना कहती है, 28 अप्रैल 3:47 पर मैं व्हाइट टावर के मास्टर ऑस्कर सेच की मौत को कंफर्म करती हूं। और तभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें एक बड़ा सा व्हाइट टावर दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेटा होता है। पर अगले ही पल वो चौंक कर खड़ा हो जाता है, जिससे उसके पास खड़ा नीले बालों वाला लड़का भी चौंक जाता है, और उसके हाथ से पानी उछलकर उसके ऊपर ही गिर जाता है, जिससे वो नीले बालों वाला लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तो तुम्हारी पट्टी बदल रहा था, तुमने तो मुझे गीला कर दिया। सच में यार, तुम्हारे सोने की आदत तो बहुत ही खराब है। और तो और तुमने अभी तक मुझे थैंक यू भी नहीं कहा तुम्हारी इतने दिनों से देखभाल करने के लिए। जिसे सुनकर वो बेड पर बैठा लड़का सोचने लगता है, मेरे सोने की आदत? फिर वो अपने मन में कहता है, मैं इतना बेफिक्र होकर कैसे सो सकता हूं? और तो और मैं जिंदा कैसे हूं? क्योंकि डीमन किंग ने तो मेरे दिल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था ना।
और हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि दूसरे लड़के की बॉडी में रीइंकारनेट हो चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस नीले बाल वाले लड़के से पूछता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक खिड़की में धमाका होता है, जहां से एक आदमी निकलता है और कहता है तुम उठ गए। जिस धमाके से वो नीले बाल वाला लड़का नीचे गिर जाता है और वो कहता है सर इस कमरे में एक दरवाजा भी है, उसका भी यूज कर लिया करो। और वो येलो बाल वाला आदमी जो कि अभी खिड़की से आया है वो एक एल्डर है। और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने गुस्से से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो ब्लू बाल वाला लड़का एल्डर को रोकते हुए कहने लगता है एल्डर शांत हो जाइए, इसने केवल 5 मिनट पहले ही अपनी आंखें खोली है, इसीलिए आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पर वो एल्डर नहीं रुकता है और उस ब्लू बाल वाले लड़के को कहता है तुम मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि मैंने इसकी गलतियों को कई बार नजरअंदाज किया है, पर इस बार नहीं, इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो ब्लू बाल वाला लड़का कहता है पर ये तो अभी बीमार है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं जिंदा हूं? जिसे सुनकर वो एल्डर कहता है यही तो, इतना सब होने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए कहता है तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है तुम व्हाइट टावर के मेज हो, तो जल्दी से मुझे सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करो और बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अभी भी व्हाइट टावर का मास्टर है। जिसे सुनकर वो नीले बाल वाला लड़का कहता है ओए ओए क्या बोल रहा है तू? और वो एल्डर कहता है मैं तुझे एक्सप्लेन करूं, लगता है तेरी याददाश्त चली गई है, रुक, तेरी अभी एक चांटा पड़ेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हाथ उठाकर हमला करने की कोशिश करता है। और अपनी ओर एक हमला आता देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने चारों ओर विंडशील्ड एक्टिवेट कर लेता है। और फिर हमें विंडशील्ड के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी स्पेल है जो कि आसानी से किसी के भी हमले को रोक सकती है, और तो और ये सामने वाले का हाथ भी तोड़ सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उस एल्डर का हमला हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचता है तभी हमारे मेन कैरेक्टर की वो विंडशील्ड गायब हो जाती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा है? और वो एल्डर भी अपने हाथ को बीच में ही रोक लेता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होता है। फिर एल्डर आगे कहता है कि तुम्हारी विंडशील्ड तो बहुत ही अच्छी थी, इसका मतलब तुम केवल टाइम पास ही नहीं कर रहे हो बल्कि अपने मैजिक पे भी ध्यान दे रहे हो। फिर एल्डर वहां से जाते हुए कहता है ठीक है, अभी तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लूंगा, तो इसीलिए अब तुम जल्दी से जल्दी ठीक होने पर ध्यान दो। और एल्डर के जाने के बाद वो ब्लू बाल वाला लड़का उस कमरे के गेट को बंद करके हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता नहीं मैक्सिमम एल्डर का स्वभाव कैसा है? वो जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए अपने मन में कहने लगता है जब मैंने विंडशील्ड को एक्टिवेट किया तो वो एक झटके के अंदर ही गायब हो गई, और तो और मेरे माना सर्किट, माना क्वालिटी और माना की प्योरिटी तो बहुत ही ज्यादा खराब है। क्या सच में ये मेरा ही शरीर है? और अगर ये मेरा शरीर है तो मेरे शरीर को हुआ क्या है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्लू बॉल वाले लड़के से पूछता है आज कौन सा दिन है? और वो बताता है कि आज 21 सितंबर है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो मुझे सोए हुए 5 महीने हो चुके हैं। जिसे सुनकर वो ब्लू बॉल वाला लड़का कहता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि तुम कल ही तो बेहोश हुए थे? जिसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है और वो कहता है चलो छोड़ो, तुम जाके लिलॉयड को बुलाओ, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो गिली और शाशा को बुलाओ, मैं उनके मुंह से ही सुनूंगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसे सुनकर वो ब्लू बाल वाला लड़का कहता है कि उन गद्दारों को भूल जाओ और तुम टावर मास्टर का नाम थोड़ी इज्जत के साथ लो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है गद्दार? और वो ब्लू बाल वाला लड़का कहता है क्या तुम ये भी भूल गए? क्या तुम्हारी याददाश्त सच में चली गई है? लॉयड ने तो व्हाइट टावर छोड़कर रेड टावर ज्वाइन कर लिया और गिली हमारे यहाँ से एक बड़ी हाई लेवल मैजिक स्पेल बुक चुरा कर चली गई। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि शाशा मेज टावर की मास्टर है? जिसे सुनकर वो ब्लू बाल वाला लड़का कहता है हाँ, वो बहुत ही शानदार है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पर एक 5 साल की बच्ची हमारे मेज टावर की मास्टर कैसे हो सकती है? जिसे सुनकर वो ब्लू बाल वाला लड़का कहता है लगता है तुम 20 साल को खा गए। जिसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी अचानक उसकी नज़र एक कांच पर जाती है और जब वो अपने मुंह को देखता है तो वो खुद चौंक जाता है और कहता है कि ये है कौन? और तभी हमें अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर पर बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने मरने के बाद 20 साल फ्यूचर में आ चुका हूं।
और वो चेयर पर बैठ के सिटी को देख रहा होता है और कहता है कि हमारी सिटी तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। जहाँ पर वो कई चीज़ें देखता है, जैसे रोड्स पर जो लाइटें चमक रही हैं उन्हें रोड लाइट्स कहते हैं, और वहाँ पर एक कार भी चल रही थी जिसे देखकर वो कहता है कि ये सब चीज़ें केवल मैजिक इंजीनियरिंग के कारण ही संभव हो पाई हैं। काश मेरे साथी भी इन चीज़ों को देख पाते। फिर हमारा सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मैंने जितना इस बॉडी के बारे में जाना है उस हिसाब से इस लड़के का नाम ऑस्कर क्रूशियन है, और इसने 10 साल की उम्र में ही व्हाइट टावर को ज्वाइन कर लिया था, और अभी इसकी उम्र लगभग 20 साल है, पर अभी भी इसका लेवल 1 ही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी को स्कैन करते हुए कहता है कि 20 साल की उम्र में लेवल 1 का मेज रहना बहुत ही मुश्किल होता है। लोग तुम्हारे ऊपर बातें बनाते हैं और तुम्हें कोसते हैं कि तुम एक फेलियर हो। तो इसीलिए इस लड़के ने व्हाइट टावर से झूठ बोलकर कुछ पैसे मांगे अपनी रिसर्च के लिए, पर इसने उस पैसे से एक इल्लीगल एलिक्सर खरीदा और उस एलिक्सर को लेते ही ये मर गया। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ऐसे एलिक्सर लेने से आपका माना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब आप अपने माना को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपकी जान भी जा सकती है, और इसीलिए ये एलिक्सर इल्लीगल होते हैं। और उस नीले बाल वाले लड़के ने कहा कि मैं इस एलिक्सर को लेने के बाद बेहोश हो गया, पर सच तो ये है कि ये लड़का उस एलिक्सर को लेने के बाद अपने माना बर्स्ट के कारण ही मर गया। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को अपने शरीर में कुछ महसूस होता है, और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक लेवल 1 के बंदे के पास इतना ज्यादा माना, और तो और ये एक प्योर माना है जो कि अभी तक रिफाइन भी नहीं हुआ है। क्या एक सस्ते से एलिक्सर से इतना सब कुछ हो सकता है? पर तभी उसे अपने शरीर में कुछ मिलता है जिसे देखकर वो कहता है कि ये क्या है, और वो उसे अपने हाथ से बाहर निकाल देता है, और जब वो चीज जमीन पर गिरती है तो वो समझ जाता है कि ये तो जहर है। पर जहर मेरी बॉडी में आया कैसे? और वो इसके बारे में सोचने लगता है, और तभी उसे ये सारा माजरा समझ में आता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो बताता है कि ये इल्लीगल एलिक्सर धोखा नहीं था, बल्कि ये इल्लीगल एलिक्सर तो सही था, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। पर इस एलिक्सर में एक दिक्कत थी जो कि इस लड़के को पता नहीं थी, कि इस इल्लीगल एलिक्सर में जहर भी मिला हुआ है, जिस कारण ये लड़का माना बर्स्ट के कारण नहीं बल्कि जहर के कारण मारा गया। और इस इल्लीगल एलिक्सर में जो जहर था वो लेवल 1 से ज्यादा के मेज को भी आसानी से मार सकता है, पर मुझे मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं अपने समय का सबसे ताकतवर मेज रह चुका हूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कौन गेम खेल रहा है, पर यह मेरा दूसरा मौका है जो कि मैंने मरते हुए मांगा था, कि इस बार मैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए ही जीऊंगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस एलिक्सर की बोतल को उठा लेता है और कहता है, ऑस्कर क्रूशियन, जो तुमने अपनी बॉडी मुझे दी है उसके बदले मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। ऑस्कर क्रूशियन, जो तुमने अपनी बॉडी मुझे दी है उसके बदले मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। और तभी अगले ही सीन में हमें एक बड़े से घर को दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी कहता है, ओए हमें स्टोर से एक न्यूज़ मिली है, जिसे सुनकर वो दूसरा आदमी कहता है कि ओए मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे ढंग से बात किया कर, क्योंकि मैं तेरा बॉस हूं। जिसे सुनकर वो पहला आदमी उससे माफी मांगता है, और फिर उसका बॉस उससे पूछता है, बता क्या खबर मिली है तुझे स्टोर से? और वो बताता है कि मुझे ये खबर मिली है कि हमारे स्टोर पे किसी मेज ने हमला कर दिया, जिससे हमारा स्टोर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है, क्या? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे स्टोर पर हमला किया? और वो पहला बंदा बताता है कि जिसने हमारे स्टोर पे हमला किया था वो उस बंदे को ढूंढ रहा था जिसने उसे एलिक्सर बेचा था। तो शायद वो लड़का जिसने हमारे स्टोर पे हमला किया है वो ऑस्कर क्रूशियन है। जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है, क्या ऑस्कर क्रूशियन? वो तो अब तक मर चुका होगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उस एलिक्सर में जहर है। और वो पहला बंदा कहता है कि पर सर, अगर वो मर गया तो व्हाइट टावर हमें छोड़ेगा नहीं। जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है कि अरे पागल, तुझे पता नहीं कि ऑस्कर क्रूशियन को मारने की सुपारी हमें किसने दी थी? उस आदमी के हाथ में व्हाइट टावर की रिंग थी। इसका मतलब ऑस्कर क्रूशियन को मारने वाला व्हाइट टावर का ही आदमी था। और तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या पता उसने जानबूझकर व्हाइट टावर की रिंग पहनी हो ताकि तुम्हें लगे कि वो आदमी व्हाइट टावर से ही है। और इस आवाज को सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, कौन है, कौन है? और जब वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं तो वो कहते हैं, ऑस्कर क्रूशियन, तुम यहाँ पर? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि मैंने इनको उस एलिक्सर की शीशी की सेंट से ढूंढा है, और जितना मैंने सोचा था इस प्लान में उससे कई ज्यादा लोग शामिल थे, जिस कारण मुझे अभी सभी लोगों का पता नहीं पड़ पाया है। और वो बॉस कहता है, क्या तुम ही थे जिसने मेरे स्टोर को बर्बाद किया? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ वो मैं ही था, पर मुझे वो बात अच्छी लगी जो कि तुम मेरे आने से पहले कर रहे थे, तो क्यों ना हम वापस से वही बात शुरू करें। जिसे सुनकर वो बॉस कहता है, तो अच्छा तुमने हमारी बातें सुन ही ली, तो तुम्हें क्या लगता है अब तुम यहां से जिंदा जा पाओगे? और वो अपने साथी को, हमारे मेन कैरेक्टर को मारने का ऑर्डर दे देता है। जिसे सुनकर उसका साथी हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा तो तुम लातों के भूत हो, तो बातों से तो तुम मानोगे ही नहीं। और वो विंड कटर से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके अगले ही पल उस आदमी का गला कटकर नीचे गिर जाता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे यार मेरा मैजिक कितना कमजोर है, इसका केवल सर ही कटा। और अपने साथी को ऐसे मरता देख उसका बॉस शॉक हो जाता है, और वो अगले ही सेकंड अपनी गन निकाल लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला भी कर देता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बहुत बढ़िया। और वो विंडशील्ड को एक्टिवेट कर लेता है,
तभी एक बुलेट उसकी विंडशील्ड से टकराती है और उसकी विंडशील्ड में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है ये बुलेट तो बहुत ही ताकतवर है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ठीक है, मैंने इनकी ताकत देख ली तो तुम भी अब इनकी ताकत देख लो। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उन सारी बुलेट्स का मुंह उस बॉस की तरफ मोड़ देता है, जिसके कारण वो सारी गोलियां उस बॉस को लग जाती हैं और वो नीचे गिर जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि मैंने इस कमरे की सारी आवाज को ब्लॉक कर दिया है, जिससे हमारी आवाज कोई भी बाहर वाला नहीं सुन पाएगा। तो अब चलो तुम मुझे जल्दी से बताओ कि मुझे मारने की सुपारी तुम्हें किसने दी थी। और वो उस बॉस के मुंह पर जोर से किक मारता है, जिससे उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बड़े ही खौफनाक तरीके से देखता है और कहता है तो अच्छा, तुम्हारा काम तुम्हारी जिंदगी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, मेरे पास कई और रास्ते हैं। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर एक मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार तू बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, इसीलिए मुझे टॉर्चर करना अच्छा नहीं लगता, तो जल्दी से बता दे कि मुझे मारने की सुपारी तुझे किसने दी थी। फिर वो बॉस हमारे मेन कैरेक्टर के पैनों में गिड़गिड़ाते हुए कहता है बताता हूं, पर मेरे शरीर से पहले इस मैजिक को तो हटाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ठीक है, पर तुम मुझे शुरुआत से बताओगे कि क्या क्या हुआ था। और ऐसा कहते हुए वो उसके शरीर से उस मैजिक स्पेल को हटा देता है। फिर वो बॉस बताता है कि हमें उस आदमी ने एलिक्सिर दिया और कुछ पैसे दिए और कहा कि इस एलिक्सिर को बहुत ही सस्ते प्राइस पर बेचे। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है वो दिखता कैसा था। और वो बॉस बताता है कि उसने काले कपड़े पहन रखे थे और अपना मुंह भी उस कपड़े से ढक रखा था, जिस कारण उसका चेहरा नहीं देख पाए, पर उसने व्हाइट टावर की रिंग जरूर पहन रखी थी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे कुछ नया बता। और फिर वो बॉस कहता है हाँ, उसकी सेंट ऐसी थी जैसे कि क्लियर मिंट सेंट होती है, और बस मैं इतना ही जानता हूं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है अच्छा, क्लियर मिंट स्मेल, इससे कुछ पता चल सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है क्या होता अगर मैं मर जाता तो व्हाइट टावर वाले तुम्हें छोड़ते नहीं। जिसे सुनकर वो बॉस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि व्हाइट टावर वाले मुझे पकड़ेंगे, क्योंकि जो व्हाइट टावर की अभी हालत चल रही है उस हिसाब से तो उसे 4 मेन मैजिक टावर के अंदर से भी निकाले जाने वाला है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या, व्हाइट टावर को 4 मेन मैजिक टावर के अंदर से निकाले जाने वाला है? तुम्हें ये बात किसने की? फिर वो कहता है कि मेरे पास ऐसे कई डॉक्यूमेंट हैं जिनमें ये जानकारियां हैं। और वो अपनी अलमारी से कई सारे डॉक्यूमेंट निकालकर हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है और वो कहता है कि इनमें सभी जानकारियां लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर कहता है तो चलो सबसे पहले व्हाइट टावर वाले डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है 28 अप्रैल, जिसे व्हाइट टावर की सबसे काली रात भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन व्हाइट टावर के मास्टर और उसके कई साथी इंसानियत को बचाने के लिए मारे गए थे। जिसमें लिखा होता है 28 अप्रैल, जिसे व्हाइट टावर की सबसे काली रात भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन व्हाइट टावर के मास्टर और उसके कई साथी इंसानियत को बचाने के लिए मारे गए थे। जिसके बाद से व्हाइट टावर का डाउनफॉल शुरू हो गया और आज 20 साल के बाद भी व्हाइट टावर संभल नहीं पाया है। और अभी पिछले साल के रिजल्ट्स को देखें तो व्हाइट टावर ने सबसे गंदा प्रोडक्शन किया है। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इतना सब व्हाइट टावर के एडवांस मैजिक के गायब होने से ही हुआ है। जिसे पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक होते हुए कहता है क्या, व्हाइट टावर के पास कोई भी एडवांस मैजिक नहीं है? पर मुझे तो याद है कि मैंने एडना को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे जिनमें व्हाइट टावर के एडवांस मैजिक लिखे हुए थे, और ये क्या लिखा है, व्हाइट टावर ने सबसे गंदा प्रोडक्शन किया है। फिर वो उस बॉस से कहता है कि मुझे चारों मैजिक टावर के सारे बिजनेस के बारे में बताओ जो कि वो अभी करते हैं। फिर वो आदमी एक एक करके बताता है कि येलो मैजिक टावर जो कि लाइटनिंग को कंट्रोल करते हैं, वो मैजिक इंजीनियरिंग का बिजनेस करते हैं। फिर ब्लू मैजिक टावर जो कि सभी दवाइयों, पोशंस और पीने के पानी का बिजनेस करते हैं। फिर रेड मैजिक टावर जो कि मॉन्स्टर्स को मारने और मॉन्स्टर्स के पार्ट्स को बेचने का बिजनेस करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तो व्हाइट टावर क्या करता है? और वो बॉस कहता है व्हाइट टावर वो तो डिलीवरी करते हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरा शॉक हो जाता है और कहता है डिलीवरी? क्या तुमने सच में डिलीवरी का, जैसे कोई आइटम डिलीवर करना, खाना डिलीवर करना? और अपना माथा पकड़ लेता है। और वो बॉस कहता है हाँ, व्हाइट टावर तो एक पोस्ट ऑफिस की तरह है जहां पर तुम अपने लेटर्स को देकर उसे कहीं भी पोस्ट करवा सकते हो, क्योंकि व्हाइट टावर के लोगों के पास विंड मैजिक होता है जिससे वो आसानी से उड़कर उस लेटर को कहीं भी जल्दी और सेफली पहुंचा सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि व्हाइट टावर के लोग पहले बहुत ऊंचाई तक उड़ पाते थे, जिस कारण हम आसमान पर राज करते थे, और वो हमारी ताकत और साहस को दर्शाता था, और लोग हमें आसमान के ड्रैगन और ईगल से कंपेयर करते थे। ये तो थी पास्ट की बातें, और अभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा गुस्सा होता है,
थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उस बॉस से पूछता है, वैसे ये झंडू सा आइडिया था किसका? और वो बॉस डरते हुए बताता है कि जितना मुझे पता है उस हिसाब से ये आइडिया व्हाइट टावर के अभी के मास्टर का था। ओह, ये तो मेरा ही स्टूडेंट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी से कहता है कि वैसे पीने के पानी का क्या चक्कर है, और हमारा टावर तो सबसे ज़्यादा पोशंस बेचकर ही पैसे कमाता था, तो अब ब्लू टावर हमारा बिजनेस कैसे करने लग गया? जिसे सुनकर वो आदमी बताता है कि ब्लू टावर ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि किसी भी टावर के पास पोशन बनाने के लिए कोई भी जानकारी नहीं थी, जिस कारण ग्रू टावर ने पूरे पोशन मार्केट पर कब्जा कर लिया और अपनी मोनोपोली जमा ली। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, पर 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले व्हाइट टावर सबसे ज़्यादा पोशंस बनाया करता था और हमारा व्हाइट टावर आज भी पोशंस बनाने में नंबर 1 होता अगर हमारे पोशन बनाने वाले मेथड्स लड़ाई में जले नहीं होते तो। फिर वो आदमी बताता है कि रही बात पीने के पानी की, वो एक प्रकार का साफ पानी ही है जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा दामों में बेचते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर लोग उस पानी को खरीदते क्यों हैं? हमारी कुओं में भी तो पानी साफ ही है। जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, हाँ, पर कुछ अमीर लोग ज़्यादा अमीर दिखने के लिए उस पानी को खरीद कर पीते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं ऐसा पानी पीने की, ये सब तो अमीरों के चौसले हैं, हमारे कुओं में भी पानी साफ ही होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सभी टावर्स की जानकारी पढ़कर कहता है कि व्हाइट टावर को तो सभी टावर्स के बराबर आने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि सभी टावर्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और इस बार का व्हाइट नाइट फेस्टिवल हमारा लास्ट चांस होगा। अगर हम इस बार प्रूव नहीं कर पाए कि हमारा व्हाइट टावर 4 मेजर टावर के अंदर आने के लायक है, तो हमारे टावर को निकाल दिया जाएगा और अगला व्हाइट नाइट फेस्टिवल 7 महीने बाद है। और तभी वो आदमी गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, सर ऑस्कर क्रूसियन, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, इसने मुझे जानकारी तो बहुत सारी दे दी है, तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी एक लेजर मिल जाती है जिसमें उसके सारे काले कारनामों के बारे में लिखा होता है, जैसे किसी को किडनैप करना, किसी को मारना और किसी को इलीगल चीज़ें डिलीवर करना। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए कहने लगता है, साले तेरे जैसे आदमी को तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है और वो आदमी गिरकर मर जाता है। और जाते जाते हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगले जन्म में एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करना। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बहुत थका आ रहा है और कुर्सी पर बैठते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा थोड़ा सा मैजिक इस्तेमाल करने के कारण ऐसी हालत हो जाएगी। इस लड़के की बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोचने लगता है, क्या मैं अपने इस लेवल पर अपना वो मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ? और हमारा मेन कैरेक्टर अभी जिस मैजिक की बात कर रहा है, वो मैजिक उसी ने ही अपनी पास्ट लाइफ में बनाया था, जिस मैजिक का नाम था विंड आर्काइव। और उसके इतना कहते ही उसके हाथ में विंड आर्काइव आ जाता है, पर अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है क्योंकि उसका लेवल अभी बहुत कम था। और वो कहता है कि मुझे अपना लेवल अप करने के लिए अपनी बॉडी की कंडीशन को पहले ठीक करना होगा, और उसके लिए वो अपनी बॉडी को स्कैन करने लगता है। और फिर वो अपने सामने पड़ी किताब को उठा लेता है और उसमें अपने बॉडी के बारे में लिखी जानकारी को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है, ऑस्कर क्रूसियन, जो कि काउंट क्रूसियन का इकलौता वारिस है, क्योंकि एक दिन हादसे के कारण काउंट क्रूसियन की पूरी फैमिली जलकर मारी गई, जिसमें केवल ऑस्कर क्रूसियन ही बच पाया। और ऑस्कर क्रूसियन मैजिक में बहुत बड़ा जीनियस था, जिस कारण लोग उसे पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने भी लग गए। और उसने 6 साल की उम्र में ही एम्पायर की मैजिक एकेडमी का टेस्ट दिया, जिसे बड़े बड़े बच्चे भी नहीं दे पाते, और तो और उसे उसमें पूरे नंबर मिले थे। वो आम बच्चों से तो समझदार था ही, बल्कि उसके सामने बड़े बड़े होशियार बच्चे भी नहीं टिक पाते थे, जिस कारण उसे एक सच्चा जीनियस कहा जाने लग गया। जिसे पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अगर ये इतना ही बड़ा जीनियस था तो इसका लेवल अभी तक 1 ही क्यों है। और फिर वो आगे पढ़ता है कि ऑस्कर क्रूसियन अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा जीनियस होता अगर उसे माना डिफिशियंसी सिंड्रोम बीमारी नहीं होती तो। जिसे पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है, तो अच्छा, इस कारण इसका लेवल अभी तक 1 ही है। ये दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छी तरह मैजिक को समझ तो सकता था, पर उसे यूज़ नहीं कर सकता था। ये तो एकदम वैसे हो गया कि तुम्हारे सामने मिठाई पड़ी है पर तुम उसे खा नहीं सकते हो। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि उसका बॉडी स्कैन पूरा हुआ, और जब वो अपने बॉडी स्कैन के रिजल्ट देखता है तो वो खुद शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसके माना सर्किट ब्लॉक कर दिए थे। और फिर वो हमें मोना डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में बताया जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस बीमारी से हमारे माना का सर्कुलेशन धीरे धीरे बंद होने लगता है, और तो और हम हमारे शरीर में हमारे मैजिक को स्टोर करके भी नहीं रख सकते हैं।
एक मेज के शरीर में एक माना सर्किट के ऊपर 20 फिजिकल सर्किट होते हैं, और जो मेज अपने जितने ज्यादा फिजिकल सर्किट को खोल लेता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। पर अगर किसी को माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, और चाहे वो जिंदगी भरी ट्रेनिंग क्यों ना करे तो भी वो लेवल 3 तक ही पहुंच पाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सीट से उठते हुए कहता है, पर ऑस्कर क्रूशन का केस तो सबसे अलग है, क्योंकि उसके फिजिकल सर्किट किसी बीमारी के कारण ब्लॉक नहीं हुए, बल्कि किसी ने उन्हें जानबूझकर ब्लॉक किया था। पर तुम एक अच्छा आदमी अभी के अभी बन सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है और अगले पार्ट के लिए कमेंट कर देना। बाय बाय। ऑस्कर क्रूशन का केस तो सबसे अलग है, क्योंकि उसके फिजिकल सर्किट किसी बीमारी के कारण ब्लॉक नहीं हुए, बल्कि किसी ने उन्हें जानबूझकर ब्लॉक किया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस ऑस्कर क्रूशन की किताबों को देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि अगर ऑस्कर क्रूशन सच में कोई जीनियस था तो उसे पक्का पता होगा कि उसे कोई भी माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम की बीमारी नहीं है। और उस नीले बाल वाले के अनुसार ऑस्कर क्रूशन एक नंबर का नशेड़ी था। वो हर समय दारू पीता रहता था। पर क्या हो कि अगर वो ऐसा जानबूझकर कर रहा हो ताकि कोई उस पर ज्यादा ध्यान न दे और वो अपने आप को जल्दी ठीक कर सके। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने ऑस्कर क्रूशन की 4-5 किताबें निकाली होती हैं जिन्हें वो पढ़ने वाला था, और वो अपने मन में कहता है कि अब मुझे पता चला कि ऑस्कर क्रूशन ने वो इल्लीगल एलिक्सर किसी को बिना बताए क्यों खरीदा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन उसका दुश्मन है। इसीलिए वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने आप को ठीक करने के लिए किसी की भी मदद नहीं ली, बल्कि खुद ही सब कुछ किया। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ऑस्कर की किताबों में एक किताब मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक मैजिक, मतलब ये किताब बेसिक मैजिक के ऊपर लिखी गई है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उस किताब को खोलकर देखता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस किताब में ऑस्कर ने मैजिक को बड़े ध्यान से समझाया होता है कि हर मैजिक कहाँ कहाँ पर काम आता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जब उसे ध्यान से पढ़ता है तो वो देखता है कि जो विंडशील्ड वो यूज करता है उसी का ही फॉर्मूला ऑस्कर ने भी बनाया होता है, और उसने ये भी लिखा है कि हर सिचुएशन में उसे किस प्रकार से यूज किया जाए। बस इतना ही नहीं, ऑस्कर ने तो खुद से कई नए बेसिक मैजिक भी बनाए होते हैं। और इतना सब पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऑस्कर भले ही मैजिक यूज नहीं कर सकता था, पर उसने अपने दिमाग में कई मैजिक बनाए थे और कई मैजिक को तो एडवांस भी किया था। तो अब मैं समझा कि उसे जीनियस किस बात के लिए कहा जाता था, और कहीं ना कहीं वो मेरे जैसा ही था। और तो और मैं इस किताब के हर पन्ने को देखकर कह सकता हूं कि उसने मैजिक पे कभी भी गिव अप नहीं किया, चाहे उसकी हालत कितनी भी बुरी हो, पर वो मैजिक को सबसे ज्यादा चाहता था। इस किताब में लिखे उसके हर अक्षर उसका मैजिक के प्रति प्यार दिखाते हैं। और उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा होता है कि इस किताब में दिए गए बेसिक मैजिक को तो व्हाइट टावर के सबसे वीकेस्ट मेज भी यूज कर सकते हैं। और ये किताब लिखी है एक ऐसे मेज ने जो कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और इस लास्ट लाइन को पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ऑस्कर को पता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था क्योंकि वो अकेला जो था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कुर्सी से उठ जाता है और कहता है, ऑस्कर क्रूशन, मैं ऑस्कर सेज, इस व्हाइट टावर का 17वां मास्टर, ये कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे सारे सर्किट्स को खोल दूंगा, और तो और मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। और तभी हमारा सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर घूम रहा होता है। और वो यहां पर इसीलिए आया था क्योंकि वो अपनी बॉडी के फिजिकल सर्किट को खोलते खोलते थक गया था। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक आवाज आ जाती है, मास्टर। और जब वो देखता है तो उसे अपनी पुरानी बॉडी दिखाई देती है जहां पर वो अपने स्टूडेंट्स के सामने बैठा होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओह, ये तो वही कर्ज है जो मुझे अपनी पास्ट लाइफ में मिला था, जिस कारण मुझे हर समय सोते हुए अपने पास्ट के सपने आते थे। पर मैंने तो सोचा था कि मेरे मरने के बाद ये कर्ज भी मर गया था, पर ये तो मेरी आत्मा से जुड़ गया है, जिस कारण मुझे इस बॉडी में भी ये कर्ज मिल गया। और हमारा पास्ट का मेन कैरेक्टर अपने स्टूडेंट से पूछता है, तो बच्चों बताओ आज हम क्या सीखेंगे। जिनमें से एक काले बाल वाला बच्चा कहता है कि सर, आपने कहा था कि आज आप हमें मैजिक सिस्टम के बारे में बताएंगे जो कि 4 भागों में डिवाइडेड है, जिन्हें द 4 टाइप्स ऑफ मैजिक भी कहते हैं। और हमारा पास्ट का मेन कैरेक्टर कहता है, सही कहा, मैजिक को मेनली 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है, जिनका नाम है एनहांसमेंट, एक्सेलरेशन, बैलेंस एंड स्पेशल टाइप। फिर हमें उस काले बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जिसका कि नाम लॉयड होता है और उसकी उम्र 9 साल होती है। वो पूछता है, तो क्या हमारा व्हाइट टावर के विंड मैजिक ही यूज करता है, जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, हम विंड मैजिक यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर है। फिर वो लाल बाल वाली लड़की जिसका कि नाम शाशा है और उम्र 5 साल है पूछती है कि क्या सभी टावर अलग अलग टाइप का मैजिक यूज करते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, सभी टावर अलग अलग मैजिक यूज करते हैं क्योंकि हर मैजिक के अलग अलग फायदे जो होते हैं। जैसे गोल्डन टावर को स्पीड बढ़िया लगती है, इसके लिए वो एक्सेलरेशन टाइप मैजिक यूज करते हैं,
और रेड टावर को फायर अच्छी लगती है, इसके लिए वो एनहांसमेंट टाइप मैजिक यूज करते हैं। और बचे ब्लू और व्हाइट टावर, जो कि दोनों ही बैलेंस टाइप मैजिक यूज करते हैं। फिर वो पीले बाल वाला लड़का जिसका कि नाम गिली ऑयट है और उम्र 7 साल है, कहता है कि मुझे स्लो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, इसके लिए मुझे एक्सेलरेशन टाइप मैजिक सीखना है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर गिली ऐसा नहीं हो सकता है, जिस मैजिक के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है तुम उसे ही यूज कर सकते हो। और साशा पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा किस मैजिक के साथ जन्म हुआ है। और हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पर कुछ ड्रॉ करते हुए कहता है कि ये तो बड़ा ही सिंपल है, तो चलो साशा पहले तुमसे शुरुआत करते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर को निकालो और उससे मैजिक यूज करने की कोशिश करो। और साशा कहती है कि मास्टर ये मेरा पहली बार है, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और उसका मास्टर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। और तभी साशा के हाथ से मैजिक निकलने लगता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये ना ही फास्ट है और ना ही लीथल, इसका मतलब तुम एक हार्मनी टाइप मेज हो। और साशा कहती है तो इसका मतलब मैं आपकी तरह हूं मास्टर। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ तुम मेरी तरह ही हो, जिसे सुनकर साशा बड़ी खुश हो जाती है। फिर गिली और लॉयड भी अपने उंगली से मैजिक निकालने लगते हैं। और गिली के मैजिक को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, गिली जैसा तुम चाहते थे, तुम एक एक्सेलरेशन टाइप हो। और ये सुनकर तो गिली बड़ा खुश हो जाता है और नाचने लगता है। फिर हमें लॉयड को दिखाया जाता है जिसके मैजिक से फ्लावर बन गया होता है। और उसे देखकर साशा कहती है ये फ्लावर कितना सुंदर है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम एक स्पेशल टाइप हो लॉयड। पर लॉयड इससे खुश नहीं होता है और कहता है क्या मास्टर, मैं अपने मैजिक टाइप को चेंज नहीं कर सकता हूं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पर तुम अपने मैजिक टाइप को चेंज ही क्यों करना चाहते हो, स्पेशल टाइप मैजिक तो बहुत ही रेयर होता है, जो कि 100 में से 2% लोगों के पास होता है। और लॉयड कहता है पर मास्टर मुझे आपके जैसा बनना है, इसीलिए मुझे भी बैलेंस टाइप मैजिक चाहिए। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो अच्छा तुम्हें मेरे जैसा बनना है लॉयड, पर मैं तो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्राइवेट पढ़ाने की सोच रहा था, पर मुझे लगता है कि तुम्हें तो अपना मैजिक टाइप ही पसंद नहीं आया। और लॉयड कहता है क्या आप मुझे सच में सबसे ज़्यादा प्राइवेट लेसन देंगे। और हमारा पास्ट का मेन कैरेक्टर कहता है कि ऑफ कोर्स तुम एक स्पेशल टाइप मेज हो, इसीलिए तुम्हारा अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लॉयड कहता है तब तो ठीक है, स्पेशल टाइप मैजिक मुझे पसंद आया, पर मास्टर आपको पहले प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्राइवेट लेसन देंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे प्रॉमिस करते हुए कहता है ठीक है। और ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भावुक हो जाता है और वो कहता है कि इसी कारण मैंने लॉयड का नाम रखा था द प्रॉमिस मैन। चाहे ये बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, पर दिल से ये मेरे लिए बच्चे ही रहेंगे। और हमारा सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है। पर तभी उसके कमरे में एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑस्कर क्रूशियन जहां कहीं भी है वो लैब नंबर 42 में आ जाए। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर सो गया था। फिर वो लैब की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि मैंने अपने 20 फिजिकल सर्किट में से 12 फिजिकल सर्किट को खोल दिया है, तो अब बचे केवल 8 फिजिकल सर्किट। और फिजिकल सर्किट खोलने के कारण मेरा थोड़ा लेवल भी बढ़ गया, जिस कारण मेरा लेवल अभी लेवल 2 हो चुका है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर लैब के अंदर जाता है तो उसे वही पीले बाल वाला मैक्सीडर मिलता है, जो कि उससे पूछता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। मैंने फ्रैंक से सुना कि तुम्हारी याददाश्त अब धीरे धीरे वापस आ रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मुझे अब ठीक लग रहा है और मेरी याददाश्त भी अब धीरे धीरे वापस आ रही है। जिसे सुनकर वो एल्डर कहता है तब तो ये बढ़िया बात है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर को देखते हुए कहने लगता है कि पहले मैक्सी मेरा जूनियर हुआ करता था, पर अब देखो ये कितना बड़ा हो चुका है। पहले जब ये व्हाइट टावर में आया था तो ये मुझे सीनियर कहा करता था, फिर जब मैं इस व्हाइट टावर का मास्टर बन गया तो ये मुझे मैजिक टावर का मास्टर कहने लग गया, जो मुझे सुनने में बड़ा क्यूट लगता था। और ये सब सोचते हुए हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देखकर एल्डर पूछता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। फिर वो एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे खबर मिली है कि गॉर्डन फैमिली का बॉस हेड मारा गया, क्या तुम्हारा उसमें कोई हाथ है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे किसी ने बेवजह मारा है, क्योंकि पहले उसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिसे सुनकर वो एल्डर शॉक हो जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वही पैसे और कॉपी निकालकर एल्डर के सामने रख देता है और कहता है कि ये वो पैसे हैं जो कि मुझे मारने के लिए दिए गए थे, और इस कॉपी के अंदर मुझे मारने के बारे में भी लिखा है। और एल्डर कहता है तो अच्छा इसीलिए तुमने उन्हें मार दिया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं तो उनसे बात करने गया था, पर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, जिस कारण मुझे उन्हें ख़त्म करना ही पड़ा। और फिर वो एल्डर उस कॉपी और पैसे को ध्यान से देखता है,
जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस कॉपी में उन सभी के नाम लिखे हैं जिनको उसने मारने की सुपारी ली थी। और वो एल्डर कहता है, तो ठीक है, मैं सारी बातें समझ गया हूं, तो इसीलिए मैं तुम्हारा केस यहीं रफा दफा करता हूं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, थैंक यू एल्डर, पर क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? और वो एल्डर कहता है कि बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मुझे इस टावर के मास्टर से मिलना है। जिसे सुनकर वो एल्डर कहता है कि बस इतनी सी बात, वैसे भी तुम उनसे कई बार मैजिक के सिलसिले में मिल चुके हो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ऑस्कर क्रूशियन साशा से कई बार मिल चुका है। और वो एल्डर कहता है, पर तुम उनसे केवल 6 महीने बाद ही मिल सकते हो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि 6 महीने बाद, इतने समय बाद तो हमारा व्हाइट नाइट फेस्टिवल आकर चला जाएगा। और वो एल्डर कहता है कि हाँ, वो 6 महीने से पहले नहीं आ सकती है, क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गई है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाकर बोलने लगता है कि इतने छोटे से काम के लिए हमारे व्हाइट टावर के मास्टर को भेजना। पर तभी उसे याद आ जाता है कि हमारे व्हाइट टावर में एक भी हाई प्रीस्ट नहीं है, जिस कारण व्हाइट टावर के मास्टर के अलावा उस ट्रिप पर और कोई भी नहीं जा सकता था। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफी मांगता है, उससे जोर से चिल्लाकर बात करने के लिए। और वो एल्डर ये भी बताता है कि साशा ही हमारे मेज टावर में लेवल 7 की मेज है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जब मैं साशा की उम्र का था तब मेरा लेवल 9 था, और साशा के टैलेंट के अनुसार वो केवल लेवल 8 तक ही पहुंच सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लैब से जाने लगता है, पर तभी वहां पर एक आदमी आता है, जिसे देखकर एल्डर कहता है, वाइस मास्टर, आप यहां पर? और फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो कि इस व्हाइट टावर का वाइस मास्टर है, और उसका नाम है हैमिल। वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें ये कहने आया था कि इस बच्चे को ज्यादा डांटना मत, पर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया। जिसे सुनकर वो मैक्सिडर कहता है कि बच्चों को डांटना थोड़ा जरूरी होता है, ताकि आगे जाकर वो कोई परेशानी में न फंस जाएं। और वाइस मास्टर हैमिल कहते हैं कि हाँ, मैं समझ गया, पर मैं ही उस बच्चे को व्हाइट टावर में लेके आया था, जिस कारण मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। फिर मैक्सिडर वाइस मास्टर को अपने और ऑस्कर के बीच हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसमें जब मैं ऑस्कर के ऊपर हमला करने गया तो ऑस्कर ने अपने चारों ओर एक विंडशील्ड बना ली, जो कि एक बेसिक मैजिक है। पर वो एक बेसिक मैजिक नहीं था, वो एक बेसिक मैजिक से ज्यादा पावरफुल था। और तब मुझे पता चला कि ऑस्कर कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहा है। जिसे सुनकर वाइस मास्टर को बहुत अच्छा लगता है, और फिर वो एल्डर से कहते हैं कि चलो चलो, आज हमारी मीटिंग है। तो एल्डर फिडेलना हमारे मीटिंग रूम में वेट कर रही होगी। और मैक्सिमम एल्डर भी अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है कि हाँ, जल्दी चलो। और तभी हमारा सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और हमें टावर के 10th फ्लोर को दिखाया जाता है, जहां पर वही गार्डन होता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर पहले भी आ चुका है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर वहां पर एक आदमी आता है और वो कहता है, यंग सर ऑस्कर, आप यहाँ पर? जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम कौन हो? और वो आदमी बताता है कि मेरा नाम विल्टर है और मैं इस टावर में होने वाली सभी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखता हूँ। तो मैंने जो आपके बारे में बातें सुनी थी कि आपकी याददाश्त चली गई है, वो सच है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लगता है कि ये कौन है जो कि मेरी याददाश्त जाने की बातें फैला रहा है, एक बार हाथ में आ जाए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम मुझे यंग सर ऑस्कर क्यों बुलाते हो? और वो आदमी बताता है कि आपका नाम हमारे पहले के मास्टर्स से मिलता है और मैं उन्हें ग्रेट सर ऑस्कर बुलाया करता था। जिसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को भी बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है कि हम ऐसे कभी कभी और बातें कर सकते हैं। और वो आदमी कहता है कि हाँ, मुझे भी अच्छा लगता कि हम इस तरह और बातें करते, पर मैं इस टावर को जल्दी छोड़कर जाने वाला हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर तुम इस टावर को छोड़कर क्यों जाने वाले हो? और वो आदमी बताता है कि मुझे इस टावर में काम करते हुए 40 साल हो चुके हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर भी तुम इस टावर को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? और वो आदमी बताता है कि मैंने इस टावर के 3 मास्टर्स के लिए काम किया है और इतने समय तक मेरा कोई भी साथी इस टावर में नहीं टिका, जिस कारण आज मैं अकेला हूँ। और आज तक मैं इस टावर में काम कर रहा हूँ, उसका केवल एक ही कारण है, वो लाइन जो कि मास्टर ऑस्कर सेज ने हमसे कही थी। और फिर हमें हमारे पास्ट के मेन कैरेक्टर की वो लाइन सुनाई जाती है, हमारे टावर के लिए इस टावर में रहने वाले लोग बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए उनका सम्मान इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें लगे कि वो हमारे टावर के ही मेंबर हैं। और वो आदमी आगे कहता है कि सच में वो बात सुनने में बहुत मज़ेदार थी, क्योंकि उसी समय से मैं टावर के लिए टावर के एक मेंबर की तरह काम करने लग गया। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे वो बात मज़े के लिए नहीं कही गई थी, वो बात सच थी।
और वो आदमी आगे कहता है कि इसी कारण ही तो मैं टावर को छोड़ रहा हूं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर क्यों, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे ढंग से समझाओ। और वो आदमी कहता है कि यंग सर ऑस्कर, आपको तो पता ही है कि हमारी टावर की हालत बहुत ख़राब है, जिस कारण हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि हम हमारी टावर की फैसिलिटीज़ को ठीक करा सकें। और अगले महीने में तो मेरे इस टावर में काम करने के 40 साल भी पूरे हो जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं समझ गया, तुम अपने इतने साल काम करने के इनाम के बारे में बात कर रहे हो। और फिर हमें बताया जाता है कि इस टावर में मेज़ को छोड़कर जो भी 20 से 40 साल तक काम करता है उसे उसके इतने साल काम करने के लिए एक मेडल और पैसे दिए जाते हैं। और जो इस टावर में 40 साल तक काम करते हैं उन्हें 2 लाख बेल्स दिए जाते हैं, जिससे वो किसी भी बड़े शहर में आराम से अपना एक घर खरीद सकते हैं। और वो आदमी कहता है कि टावर की जो अभी ये हालत है उस हिसाब से वो मुझे इतने पैसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतने पैसे जमा करने के लिए टावर के सभी लोगों को एक खतरनाक मिशन करना होगा। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये टावर मेरा दूसरा घर है। और इतना सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे टावर की हालत इतनी ख़राब है। मैंने तो सोचा कि ब्लू टावर गलत काम करके पैसे कमा रहा है। मैं कौन होता हूं उन्हें जज करने वाला, क्योंकि वो पैसे कमा रहे हैं। इस कारण वो इस टाइम के सबसे बेस्ट टावर में से एक है। और वहीं मैं, जिसके पास इस दुनिया के सबसे बड़े 2 टाइटल हैं, जो कि वॉर हीरो और इंसानियत को बचाने वाला। पर क्या फ़ायदा इन टाइटल्स का, क्योंकि हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि हम हमारे लोगों को उनके काम के बदले दे सकें और हमारे टावर की हालत को भी ठीक कर सकें। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मुट्ठी को ज़ोर से दबा देता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है, जिसे देखकर वो आदमी ज़ोर से चिल्लाता है, यंग सर ऑस्कर, आपको इतनी ज़ोर से भी अपनी मुट्ठी बंद नहीं करनी चाहिए कि आपके हाथ में चोट लग जाए। और ऐसा कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़कर अपनी रूमाल निकालने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि वैसे तुम जाने कब वाले हो। और वो आदमी बताता है कि मैं 2 हफ्ते बाद जाने वाला हूँ। और वो आदमी अपनी रूमाल हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में बांध देता है और उसे दवाई लगाकर आराम करने को कहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको, जिस कारण हम और भी बातें कर सकें। जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, पर मैं, और वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी कुर्सी पर बैठा सोच रहा होता है कि मैंने चौड़ में आके ये कह तो दिया कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, पर मुझे खुद को ही नहीं पता कि वो तरीका क्या है। वैसे पैसे कमाने के मेरे पास 3 तरीके तो हैं, जैसे किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, या किसी को लेक्चर देना, या कोई कमीशन। पर इन सभी कामों में एक दिक्कत है, जो कि पैसा आने की। क्या पता कि वो आदमी पैसा कब दे। और तो और मेरा लेवल भी अभी 2 ही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अखबार पढ़ते पढ़ते सोचने लगता है कि वैसे बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो क्यों ना मैं पोषण बेचने का बिजनेस शुरू करूं। पर तभी उसे अखबार में कुछ दिखाई देता है जिससे वो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये सच में वही चीज़ है जो मैं देख रहा हूं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ऐसा दिख गया है जिससे वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। और तभी हमारा सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और हमें वाइस मास्टर के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की जोर से चिल्लाकर मैक्सिम एल्डर को कह रही होती है कि हमें इस बार उसे छोड़ना नहीं चाहिए। फिर मैक्सिम एल्डर कहता है कि मैं मानता हूं कि उसने बहुत गलत किया है, पर, और वो लड़की कहती है, पर क्या। और हमें पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि ये भी व्हाइट टावर की एक एल्डर है जिसका नाम है फिडेलना। और एल्डर फिडेलना आगे कहती है, तो क्या तुम इस बार भी उसे जाने दोगे। चोरी करना एक बहुत बुरी आदत है और अगर हम उसे रोकेंगे नहीं तो वो और भी करते जाएगा। और मैक्सिम एल्डर शांति से कहता है कि तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे टावर में इतना कुछ बचा भी नहीं है जो कि चोरी हो सके। जिसे सुनकर एल्डर फिडेलना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा कहने की कि हमारे व्हाइट टावर के पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो कहती हूँ कि उस लड़के को ही आइसोलेशन ट्रेनिंग में भेज दिया जाए। जिसे सुनकर मैक्सिम एल्डर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका लेवल अभी केवल 1 ही है। और ये सब पीछे से वाइस मास्टर भी देख रहे होते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि कौन कह सकता है कि ये दोनों व्हाइट टावर के एल्डर हैं, ये तो बच्चे की तरह लड़ रहे हैं। फिर वो उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं कि जैसा कि मैक्सिम एल्डर ने कहा कि उस बच्चे को अभी आइसोलेशन ट्रेनिंग में भेजना उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि उसका लेवल अभी 1 ही है, जिस कारण उसे आइसोलेशन ट्रेनिंग में भेजना उसको टॉर्चर करना ही माना जाएगा। और एल्डर फिडेलना कहती हैं, पर, और वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वाइस मास्टर कहते हैं कि चलो हम उस लड़के से कह देंगे कि जो भी तुमने रिसर्च फीस ली है तुम्हें उसका 3 गुना लौटाना होगा। और ये सुनकर एल्डर फिडेलना कहती है, बस 3 गुना ही।
पर वाइस मास्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए कहते हैं कि चलो चलो दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। फिर एल्डर फिडेलिना बताती हैं कि हमारे पास अब बहुत कम पैसा बचा है, जिस कारण हमें जल्दी से जल्दी सोचना होगा कि हमें क्या करना है। और वो आगे कहती हैं कि हमारे टावर में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी हैं जिनका हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, जैसे पोषण प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर हम उसके इक्विपमेंट को बेच दें तो हमारे अगले 3 महीने तक रहने का जुगाड़ हो जाएगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा टावर भी बंद हो सकता है। जिसे सुनकर वाइस मास्टर कहता है, पर मैं तुम्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये एक मैजिक टावर है जहां पर कई बच्चे आकर एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं और अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो इसीलिए हम अपनी आज की भूख मिटाने के लिए अपने भविष्य को नहीं बेच सकते हैं। और एल्डर फिडेलिना कहती है, क्या हमारा कोई भविष्य भी है, क्योंकि हमें इंतजार करते हुए 20 साल हो चुके हैं। और ये सुनकर मैक्सिम एल्डर कहता है, फिडेलिना तुम अपनी हद पार कर रही हो। पर फिडेलिना नहीं रुकती है और वो वाइस मास्टर से कहती है कि वाइस मास्टर, आपको ये मानना ही होगा कि हमारे टावर में कोई जीनियस भी आ जाए तो भी वो हमारे टावर को नहीं बचा सकता है। और इतना सब सुनकर वाइस मास्टर बहुत निराश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तो ठीक है, मैं। पर तभी कोई गेट खटखटाता है, जिसे सुनकर फिडेलिना कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि हमारी यहाँ पर मीटिंग चल रही है। तभी वाइस मास्टर कहते हैं कि जो कोई भी है अंदर आ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम है ऑस्कर क्रूशियन। फिर वाइस मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि बताओ ऑस्कर, तुम यहाँ पर किस कारण से आए हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसे सुनकर वाइस मास्टर पूछते हैं कैसा आइडिया, और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एल्डर फिडेलिना पीछे से चिल्लाती है कि क्या तुम हमसे कोई मजाक कर रहे हो? तुमने अभी थोड़े दिन पहले ही तो हमसे रिसर्च फीस बोल के पैसे लिए थे और अब तुम एक बिजनेस खोलना चाहते हो। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वाइस मास्टर से कहता है कि कल ही मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था कि विन सिटी में बहुत ही खतरनाक फ्लू फैला हुआ है, जिसके कारण विन सिटी में लॉकडाउन लग गया है। और हमारे वाइस मास्टर अखबार को पढ़ते हुए कहते हैं कि हाँ, मैंने भी लोगों से सुना था कि वो कैडना फ्लू है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, और अभी के समय में कैडना फ्लू की कोई दवाई भी नहीं है जिस कारण वो ठीक हो सके। पर पास्ट में व्हाइट टावर ने इसके ऊपर वैक्सीन बनाई थी, जिस कारण इसका उपचार संभव हो पाया। पर हमारी जो वैक्सीन बनाने की रेसिपी थी वो तो 20 साल पहले ही जलकर खत्म हो गई। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, ब्लू टावर जो कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन और पोषण बनाता है, उन्होंने भी अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनाई है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास अभी मौका है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे परमिशन दें कि मैं कैडना फ्लू की वैक्सीन बनाकर उसे बेच सकूं। और पहले तो हमारे व्हाइट टावर के पास इस चीज़ की मोनोपोली भी थी, और मैं चाहता हूं कि मैं उस मोनोपोली को वापस से बना पाऊं। और एल्डर फिडेलिना पीछे से कहती है कि तुम तो चुप ही रहो तभी ठीक है, क्योंकि कई मैजिक टावरों और दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने इस पर अपना बहुत पैसा लगाया है, पर कोई भी इन आने वाले 20 सालों के अंदर इस चीज़ की दवाई नहीं बना पाया है। और तुझे क्या लगता है, तू एक 20 साल का लड़का इस चीज़ की दवाई बना लेगा? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मैं 20 साल का हूं, पर यह बात भी बिल्कुल सही है कि मैं एक जीनियस हूं। जिसे सुनकर एल्डर फिडेलिना वापस से गुस्सा हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुझे पता भी है, तूने इन 17 सालों में हमसे रिसर्च फीस के नाम पे 7,23,000 बेल्स लिए हैं, और तो और तुमने उनमें से 25,000 बेल्स में से एक इल्लीगल एलिक्सर और खरीदा। तुम्हें पता भी है जो आदमी इतना पैसा कमाता है वो भी इतना पैसा नहीं उड़ाता है। और तुमने वो क्या कहा, तुम एक जीनियस हो। तुम्हें पता भी है कि पैसा कितनी मेहनत करने के बाद कमाया जाता है। ओह, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हारे तो माँ। पर तभी उसे वाइस मास्टर रोक देते हैं। ऑस्कर तो हमें व्हाइट टावर के एक मेज के नाते ये बताने आया है कि हमारे पास मौका है एक बिजनेस खोलने का। हाँ, मुझे पता है कि तुम टावर के सभी पैसों का ध्यान रखती हो, पर तुम्हें इस तरह से ऑस्कर से बात नहीं करनी चाहिए। फिर एल्डर फिडेलिना माफ़ी मांगती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि एल्डर फिडेलिना हमारे टावर के सभी फाइनेंस यानी पैसों का ध्यान रखती है, और ऑस्कर क्रूशियन ने इनसे रिसर्च फीस के लिए बहुत सारे पैसे लिए थे और उन्हें कोई रिजल्ट भी नहीं दिया, जिस कारण से ये मुझसे बहुत नाराज़ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वाइस मास्टर से कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये कैडना फ्लू ही है। और वाइस मास्टर कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि ये कैडना फ्लू ही है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अपने हाथ में पड़े उस अखबार के दूसरे पेज को पढ़िए। और जब वाइस मास्टर दूसरे पेज को पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है कि एल्टेरा ने आर्च बिशप के पिलग्रम से जाने के प्लान को बदल दिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसका मतलब वो 1 महीने तक अब पूजा पाठ के लिए सीरीन में ही रुकने वाले हैं। क्या आपको ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? और फिर हमें एल्टेरा के बारे में बताया जाता है, जिसमें टोटल 7 आर्च बिशप हैं जो कि केवल धरती माता की ही पूजा करते हैं, और वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करती है। पर ये सभी बातें तो लोगों को बताने के लिए हैं, क्योंकि एल्टेरा की असलियत तो कुछ और ही है, जिसमें 7 आर्च बिशप चाहते हैं कि वो कार्डिनल बने, पर कार्डिनल वही बनेगा जो कि लोगों की सबसे ज़्यादा भलाई करेगा या कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम हो।
और पहले जो आर्च बिशप को 1 महीने तक पिलग्रिम भेजा जाने वाला प्लान था, वो मुझे लगता है कि उन्हें वहां पर जाकर नोबल्स और मर्चेंट से पैसा कलेक्ट करने के लिए था। पर अब उन्हें सीरिन में भेजना, जो कि पहले बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे छोटी हो रही है। और मैक्सिएल्डर कहते हैं कि तुम बात तो ठीक कह रहे हो, पर मुझे लगता है कि उन्हें वहां पर पूजा पाठ के लिए भेजा जा रहा है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी छोटी और वीरान जगह पर पूजा पाठ कराना अजीब है? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर पड़े ग्लोब को घुमाते हुए कहता है कि पिलग्रिम जाने वाले रास्ते में कई जगह आती हैं, जिनका नाम है सेरीन, मॉस्क, मालबर्न एंड ग्रीनवेल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस ग्लोब को रोकते हुए एक जगह पर उंगली करता है जिसका नाम होता है विंस, और वो आगे कहता है कि आर्च बिशप सीरिन आने से पहले 1 महीने तक नक्स में रुके थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो 1 महीना मॉस्क में भी रुकेंगे, और तो और वो 1 महीना मालबर्न और ग्रीनवेल में भी रुक सकते हैं। तो इतना सब सुनकर आपको ऐसा नहीं लगता कि आर्च बिशप जानबूझकर विंस नहीं जाना चाहते हैं? और ये बात सुनकर दोनों एल्डर और वाइस मास्टर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे बताता है कि अगर आर्च बिशप के पिलग्रिम जाने वाले रास्ते में कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो गया तो एल्टेरा के लोग यही समझेंगे कि उन्होंने धरती माता को गुस्सा दिला दिया है, और ये बात आर्च बिशप के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक कार्डिनल बनना चाहता है। जिसे सुनकर मैक्सिएल्डर कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि आर्च बिशप बैल्डविन को पता है कि कैडना फ्लूई विंस के आसपास ही फैला है, और वो ये चाहता है कि ये बात एल्टेरा तक पहुंचे, उससे पहले वो उस कैडना फ्लूई को खत्म कर दे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल। और एल्डर फिडेलिना कहती है कि तुमने एनालिसिस तो बहुत बढ़िया किया है, पर क्या हो तुम्हारी ये थ्योरी एक थ्योरी बनकर ही रह जाए। और वाइस मास्टर कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी बात समझ गया हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश होता है, और वाइस मास्टर आगे कहता है पर फिर भी हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पर क्यों? और वाइस मास्टर आगे बताता है कि हमारे पास इतना ही पैसा नहीं है कि हम आगे टावर को चला सकें। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उदास होते हुए पूछता है तो फिर? तभी वाइस मास्टर उसे रोकते हुए अपने जेब से एक लिफाफा निकालते हैं और कहते हैं पर मैं अपने पैसे तुम्हारे बिजनेस में लगा सकता हूं। और एल्डर फिडेलिना कहती है पर वाइस मास्टर? और वाइस मास्टर कहते हैं अरे कोई नहीं, बच्चा ही तो है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मैं तो केवल उसे सपोर्ट ही कर रहा हूं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है ये लो 300 बेल्स, मुझे लगता है ये काफ़ी होंगे। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा 300 बेल्स? पर तभी वो शॉक हो जाता है और कहता है 300 बेल्स? इतने में तो कुछ भी नहीं आएगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पोशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है और वो वहां की सारी चीज़ें देखते हुए कहता है लगता है अब मुझे प्लान बी के साथ चलना होगा, जिसमें मुझे पहले दवाई का सैंपल बनाना होगा और उसे आर्च बिशप को दिखाकर उसके बदले पैसे लेकर और दवाइयाँ बनानी होंगी। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो नीले वाल वाला लड़का, जिसका कि नाम फ्रैंक है, जो हमारे मेन कैरेक्टर की मदद कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक चश्मा लगाते हुए कहता है कि अगर मुझे हमारे टावर की पैसों की दिक्कत खत्म करनी है तो मुझे ये करना ही होगा। और वो पूरी तरीके से तैयार होते हुए कहता है चलो पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। और तभी हमें अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कांच के बीकर में कुछ लाल सा पदार्थ गर्म कर रहा होता है। और तभी वो लाल सी चीज़ गर्म हो जाती है और वो उसे एक बोतल में डाल देता है। और उस बोतल को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये इतना बुरा भी नहीं बना है। और फिर हमें पता चलता है कि ये लाल सा लिक्विड एक एनर्जी ड्रिंक है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने केवल वार्म अप करते हुए बनाई होती है। और तभी वहां पर फ्रैंक भी आ जाता है जो कहता है मुझे तो लगता है आज मेरी कमर टूटने वाली है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तुम सारी जड़ी बूटियां लेकर आ गए हो? और फ्रैंक कहता है कि हाँ मैं सारी जड़ी बूटियां लेकर आ गया हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम एक बार चेक कर सकते हो। और वैसे क्या तुम्हारे पास कुछ पीने को है? क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है, अगर मैंने कुछ नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मेरे पास एक एनर्जी ड्रिंक को है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे वही लाल सा लिक्विड दे देता है जो कि उसने अभी बनाया था। और फ्रैंक भी उसे लेते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक्स कहता है, जिसे पीकर फ्रैंक कहता है कि ओह वाओ ये तो कितना मस्त है। और हमारा मेन कैरेक्टर पहले ही कह देता है मेरे पास और नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक की लाई हुई जड़ी बूटियों को देखता है जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है कि इन जड़ी बूटियों की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है फ्रैंक। फिर फ्रैंक कहता है कि होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं सभी जड़ी बूटियों में से सबसे अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटियों को छांट के लाया हूं। और उसे ऐसा बोलते हुए देख हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें तो फिर मेज नहीं मर्चेंट बनना चाहिए। और फ्रैंक कहता है कि हाँ जब हमारा टावर अच्छा चल नहीं रहा था तब मैंने सोचा था कि मैं मर्चेंट बन जाऊं। और इतना सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर उसे बिल्ली की तरह अपने पंजों से मारता है जो देखने में बहुत क्यूट है। फ्रैंक कहता है तुमने मुझे मारा क्यों? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पहले तुमने टावर के बारे में बुरा क्यों बोला? फिर फ्रैंक कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या काम करना है, क्योंकि एल्डर फिडलिना ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने तो सोचा था कि फिडलिना केवल गुस्सैल है, पर अभी मुझे पता चला कि वो दिल की साफ है। और हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है कि चलो हम पहले इन जड़ी बूटियों को अलग अलग कर लेते हैं।
और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जड़ी बूटियों के बैग को उठाकर दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैंने जो व्हाइट टावर की किताब पढ़ी थी उसके अंदर लिखा था कि हमारे व्हाइट टावर के अंदर कई ऐसे बच्चे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उनकी कोई ना कोई एक कमी भी है, पर अगर ये सभी बच्चे एक साथ काम करें तो ये हमारे टावर को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। और उनमें से एक बच्चा फ्रैंक भी है, और अगर ये सच में एक टैलेंटेड लड़का है तो चलो इसका एक टेस्ट ले लिया जाए। फिर अगले सीन में फ्रैंक हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वैसे जब मैं ये जड़ी बूटियां खरीद रहा था तो मुझे पता चला कि ये सारी जड़ी बूटियां जहरीली हैं। और फिर हमें उन सभी जड़ी बूटियों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है ब्लैक लिलीज ऑफ द वैली, रेड कमीलियाज एंड घोस मशरूम, और लास्ट में मिरावा लीव्स। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है कि हाँ मुझे पता है ये सारी जड़ी बूटियां जहरीली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इन्हें दवाई बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और वैसे क्या तुम्हें पता है कि हम इनकी दवाई बनाने से पहले इनके साथ क्या करेंगे? और फ्रैंक कहता है कि हाँ, हम इन्हें पहले पानी में उबालेंगे और फिर इन्हें 12 घंटे तक पड़े रहने देंगे जिससे इनका जहर चला जाएगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारे तरीके से जड़ी बूटियों का जहर तो चला जाएगा, पर साथ में ही हमारी जड़ी बूटियों की ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स यानी फ़ायदे भी चले जाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से पूछता है, फ्रैंक कभी तुमने मोमोज़ खाए हैं? और फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैंने एक बार मोमोज़ खाए हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तब तो तुम्हें पता ही होगा कि मोमोज़ को स्टीमर में बनाया जाता है, और अगर हम इन जड़ी बूटियों को स्टीमर में उबालेंगे तो इनके ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स यानी फ़ायदे रह जाएंगे। और जितना मुझे याद है उस हिसाब से इस तरीके से जड़ी बूटियों के 98% न्यूट्रिएंट्स इसमें रह जाएंगे। जिसे सुनकर फ्रैंक शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सच में? इस हिसाब से तो हम पूरे पोषण मार्केट पे कब्जा कर सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले भी हमारे व्हाइट टावर ने इस तरीके से ही पोषण मार्केट पे कब्जा किया था। और तभी वो जड़ी बूटियां एकदम ढंग से स्टीम हो जाती हैं। जिसे देखकर फ्रैंक पूछता है, क्या इनका जहर चला गया? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, ये तो शुरुआत है। स्टीम करने से तो हमारी जड़ी बूटियां सॉफ्ट हो गई हैं, जिस कारण से इनसे जहर निकालना आसान हो जाएगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन जड़ी बूटियों को स्टीमर से निकालते हुए कहता है कि असली जहर निकालने का प्रोसेस तो अब शुरू होगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन जड़ी बूटियों पे एक मैजिक स्पेल यूज करता है जिसका नाम होता है एयर ड्रेन, जिसके कारण से उन जड़ी बूटी में से एक बैंगनी कलर का गुब्बारा बाहर आता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब बस हमें इस बैंगनी कलर के गुब्बारे में से जहर को निकालना है। और ये सब देखकर फ्रैंक पूरा शॉक हो जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है कि अब जो मैं करने जा रहा हूं तुम उसे ध्यान से देखना। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पर्पल लावा के गुब्बारे में से ग्रीन, रेड और ब्लू हवा के गुब्बारों को अलग अलग कर लेता है। और फिर वो फ्रैंक से कहता है कि अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी पार्ट है, जिसमें हमें 23% रेड कमीलियाज और 47% मिरावा लीव्स को मिलाना है। और उसके बाद उसे एक शीशी में भरते ही हमारे कैडना फ्लू की दवाई तैयार है। और हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है, इसे बनाना बहुत आसान है ना? और फ्रैंक के तो होश ही उड़ चुके होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक को ट्राई करने को कहता है, और फ्रैंक कहता है मैं ट्राई करूं। फिर हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है, ये देखने में जितना आसान है उतना करने में नहीं है, और तो और मुझे ड्यूल कॉस्ट मैजिक करना भी नहीं आता है। पर मैं ये बात ऑस्कर को नहीं बता सकता हूं, वरना वो मेरा मजाक उड़ाएगा। और फिर फ्रैंक एयर ड्रेन मैजिक का यूज़ करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक को देखते हुए कहता है, हाँ इसे मैजिक को कंट्रोल करना तो आता है। और फ्रैंक वो पर्पल कलर का हवा का गुब्बारा बना लेता है, पर आगे उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना है। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या हुआ फ्रैंक, कोई दिक्कत है? और फ्रैंक कहता है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है आगे शुरू करो। और फ्रैंक थोड़ा शर्माते हुए कहता है, पर मुझे ड्यूल कास्ट मैजिक करना नहीं आता है, क्योंकि ड्यूल कास्ट मैजिक करने के लिए हमारा लेवल 4 या लेवल 5 का होना चाहिए, और मेरा लेवल तो अभी 3 ही है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और जिसे सुनकर फ्रैंक कहता है, क्या तुम मुझे सच में तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक सिखाओगे? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चलो मैं अपने दोस्त को तो सिखा ही सकता हूं, पर तुम एक अच्छा आदमी अभी के अभी बन सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, और अगले पार्ट के लिए कमेंट कर देना। बाय बाय।